नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर या सिकंदर, जिसे लोग भगवान का बेटा मानते हैं, आखिर ऐसा मानने का कारण क्या है, जानेंगे आज की वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 419 BC पर्शियन एम्पायर के राजा डेरियस ने ग्रीस में आक्रमण कर दिया। ग्रीस का कैपिटल एथेंस, यहाँ मौजूद कई मंदिर और हजारों मूर्तियां नास्ता नाबूद हो गए और आने वाले कई सदियों तक ग्रीस का बच्चा पर्शियन का खून का प्यासा हो गया। इसे आप याद रखना, जो आगे समझने में आसानी होगी। अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। अलेक्जेंडर का जन्म 356 BC मैसेडोनिया के पहला शहर में हुआ। जन्म होते ही शहर के सभी लोग उसे ग्रीक गॉड ज्यूस का बच्चा मानने लगे और उसके माँ ओलंपियस ने भी इसमें उसका कम साथ नहीं दिया। अब दुनिया की सभी पिताओं की तरह उनके पिता फिलिप II भी अपने बेटे को एक काबिल राजा बनाना चाहते थे, जिसके लिए उसने उस वक्त मौजूद सभी वेस्ट स्कॉलर्स के जरिए अलेक्जेंडर को ट्रेनिंग दिलवाई, जिसमें एरिस्टोटल का नाम भी शामिल है, जिन्होंने सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग में अलेक्जेंडर के अंदर सबर, खुले विचार और कूटनीति की एक ऐसी समझ पैदा कर दी कि उसने अलेक्जेंडर की राजनीतिक गुणों को और भी ज्यादा तेज कर दिया। और इसकी पहली झलक मैसेडोनिया के लोगों को देखने मिली, जब केवल 10 साल की उम्र में ही एक उत्तेजित घोड़े को बड़ी आसानी से काबू कर लिया। और उसके बाद केवल 18 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने अपने पिता के साथ मिलकर बैटल ऑफ चिरोनिया में हिस्सा ले लिया, जहां उन्होंने अपने सामर्थ्य से एथेंस की सेनाओं को मात दे दी। और ये अलेक्जेंडर के सफर का एक मुख्य मोड़ था। ये पहला समय था जब अलेक्जेंडर ने अपनी महानता का प्रदर्शन दिया था, और उसके बाद जाहिर सी बात है लोगों का उनमें मौजूद दिव्य विश्वास बढ़ता चला गया, और उसी के साथ बढ़ता गया अलेक्जेंडर का अहंकार और पर्शियन साम्राज्य के प्रति नफरत। वही पर्शियन एम्पायर जिसे दुनिया के नक्शे से मिटाने का सपना ग्रीस का हर बच्चा और उसके पिता ने देखा था। सो इसे हासिल करने के लिए अलेक्जेंडर ग्रीस में स्थित बाकी शहरों पर अपना रुतबा स्थापित करने लगा, और इसी दौरान उसने कई शहरों की आर्मी, वहाँ के नोबल्स, कमांडर्स सबको मैसेडोनिया आर्मी के साथ मिलाते हुए अपनी तरफ करना शुरू कर दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर इन सभी लोगों की वफादारी अलेक्जेंडर की तरफ हो। ग्रीस के शहरों को एक करने के बाद सिकंदर पर्शिया के दक्षिणी हिस्से पर मार्च करने लगा, और उसी दौरान उसका सामना हुआ पर्शिया की पहली आर्मी से, एक ऐसी आर्मी जो साइज में सिकंदर की सेनाओं से दुगनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी सिकंदर ने उसे मार गिराया अपनी युद्ध नीति और अपने बल पर। जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, जिस वजह से ये युद्ध सिकंदर की जीत की कथाओं में बैटल ऑफ द ग्रेनिकास के नाम से अमर हो गया। और ऐसे ही राजाओं और उनके सेनाओं की अमर कथाएं आपको इतिहास के पन्नों में मिलेगी। कहते हैं ना, जो इंसान इतिहास से नहीं सीखता उसे इतिहास की गलतियों को बार बार दोहराना पड़ता है। खैर छोड़िए, इस जीत के बाद अलेक्जेंडर ने एशिया माइनर के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, और जहां अलेक्जेंडर नहीं पहुंच पाया था उन शहरों ने खुद ही उसके सामने झुक गया। और पर्शिया के एक हिस्से को कब्जे में लेने के बाद भी उसने वहाँ के कल्चर को कभी खत्म नहीं किया, बल्कि उसने सभी पर्शियन कमांडर्स, लीडर्स और गवर्नर्स को उसकी ईमानदारी के बदले उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार रहने की आजादी दी। इससे हुआ ये कि एरिस्टोटल की बिना जबरदस्ती की दिल जीतने वाली सीख को अपनाते हुए अलेक्जेंडर कई सारे लोगों का दिल जीत चुका था। और इसे अलेक्जेंडर की कूटनीति और चालाकी ही कहेंगे कि जंग हारने के बाद भी उसने लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना दी और पर्शियन एम्पायर के सभी दक्षिणी हिस्सों को मैसेडोनिया के कैपिटल में ला दी। और कहते हैं ना, शेर की प्यास पानी से कहाँ बुझने वाली। और अलेक्जेंडर का मकसद तो पहले से ही पर्शियन आर्मी का विनाश था। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो अपने सेना के साथ पर्शियन आर्मी के सबसे अहम हिस्से की ओर बढ़ने लगा, जहाँ उसका सामना अब तक की सबसे बड़ी पर्शियन आर्मी से हुआ, जहां अलेक्जेंडर की आर्मी में थे सिर्फ 47,000 लोग और वहीं पर पर्शियन आर्मी में 1 लाख से भी ज्यादा लोग। लेकिन पर्शियन के राजा डेरियस III अलेक्जेंडर की चालाकी से भलीभांति वाकिफ थे, और इसीलिए उन्होंने अलेक्जेंडर से होने वाले युद्ध में ज्यादा सेनाओं के होते हुए भी उन्हें सतर्क रहकर युद्ध करने की सलाह दी। हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी डेरियस अपने सेनाओं को अलेक्जेंडर से बचा नहीं पाया, क्योंकि जब इन दोनों राजाओं के बीच गौरगामेला में जंग हुई तब रणनीति का इस्तेमाल करते हुए अलेक्जेंडर ने पर्शियन सेनाओं को पहले अपनी सेनाओं पर हमला करने दिया, ताकि ग्रीक आर्मी पीछे हट जाए। और ग्रीक आर्मी के पीछे हटते ही
जैसे ही पर्शियन आर्मी जीतने के लालसा से युद्ध भूमि के बीच में आई, वैसे ही वह बने गैप के जरिए अलेक्जेंडर ने अपने काफिले को पर्शियन आर्मी के बीच में भेजकर वह तबाही मचा दी। फलस्वरूप डरा सहमा डेरियास वहाँ से भागने लगा। अब उसके ही कमांडर ने उसकी हत्या कर दी। ये जंग इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ एक ऐसा जंग है जिसने अलेक्जेंडर की किस्मत की काया पलट दी, क्योंकि इस युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया था और साथ स्पष्ट रूप से भगवान का बेटा कहा जाने वाला अलेक्जेंडर महज 25 साल की उम्र में एशिया का मास्टरमाइंड बन गया था। इतना ही नहीं, अब उनका साम्राज्य मैसेडोनिया तक सीमित नहीं रहा, वो अब अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था। पर अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या सिर्फ दुर्वार्स और वह इस्तेमाल किए गई वॉर स्ट्रेटजी अलेक्जेंडर को ग्रेट बनाती है? हम कहते हैं ना अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो दोस्तों इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि गोगामेला में मिली जीत के बाद अलेक्जेंडर ने सभी पर्शियन गवर्नर, मिलिट्री कमांडर्स और आम जनता की दिल जीत कर उससे ग्रेट रिलेशन बनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उसने पर्शिया में ग्रीक कल्चर, कानून और रिलीजियन कुछ भी जबरदस्ती लागू नहीं किया, उल्टा वो खुद उनके बीच में त्योहार मनाने लगे। इतना ही नहीं, उसने किसी भी गवर्नर और ऑफिसर को उसके पोस्ट से नहीं निकाला, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपने दुश्मन डेरियास की बेटी से भी शादी कर ली। इसके बदले में उसने एरिस्टोटल के सीख अनुसार लोगों की ईमानदारी और अपनापन मिला। तो दोस्तों यही कारण की वजह से अलेक्जेंडर को द ग्रेट अलेक्जेंडर कहा जाता है। और आगे की वीडियो में हम बात करेंगे अलेक्जेंडर की भारत आक्रमण और मृत्यु की कारण को। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना।